बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। आप जानते हैं इसके छोटे छोटे 3-4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले कल वाला टेस्ट, तो गेट रेडी देन। MCQ नंबर 1, व्हाट वाज द एज ऑफ द बॉय? उम्र क्या थी? 14 और 15 बीटा है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमेन? औरत का नाम क्या था? तो स्टूडेंट्स कौन सा टेक किया आप लोगों ने? अच्छा, तो सुन लें, नन ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, इन चारों में से कोई भी नहीं है। उसका पूरा नाम था मिसेज लियोला बेट्स वाशिंगटन जोन। मिसेज लियोला बेट्स वाशिंगटन जोन। तो इनमें से कोई भी नहीं था। लिहाजा आपने अगर कोई टिक किया है, एनसर्कल किया है, तो गलत है, उसको सही कर लें। वेयर डिड द वुमन हिट द बॉय? लड़के को उसने कहाँ हिट किया था? चार्ली, इन हिज सिटर, इन हिज ब्लू जीन्ड सिटर, उसके बटक्स पर उसने टांगे मारी थी। 4, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स? ये आगे चलकर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आने वाला है। आज जो एक्सरसाइज आप करेंगे, तो क्या टाइम था? डेल्टा 11 PM, रात के 11 बजे थे। 5, व्हाट वाज द बॉय वियरिंग? लड़का पहने हुए क्या था? तो इसका चार्ली है। टेनिस शूज एंड ब्लू जीन्स, चार्ली। सिनोनिम्स पे आ जाएं। सिंक, बेसन को कहते हैं, हाउस को कहते हैं। 6 अल्फा। 7 पे पॉकेट बुक का, पर्स, बीटा। स्टूप्ड, झुका या झुकी, तो यहां बेंट डाउन, C, चार्ली। फर्निश्ड 9th पे आ चुके हैं। सजा हुआ, अल्फा और डेकोरेटेड, अल्फा और डेकोरेटेड। फ्रेल, कमजोर को नाजुक को कहते हैं, बीटा और वीक। विलो वाइड, मैंने बड़ी तफसील समझाई थी। वाइड जंगली और विलो बैद मजनू एक पौधे का नाम है, तो उसकी टहनियाँ बड़ी दुबली पतली होती हैं। तो विलो वाइड एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है। थिन, लीन, स्लेंडर को कहते हैं। यहाँ चार्ली और थिन। बॉदर्ड, तकलीफ देना, जहमत देना, चार्ली। C और ट्रबल्ड। पॉप्ड आउट, ये पसीने के बारे में था कि स्वेट पॉप्ड आउट, फूट पड़ा, तेजी से बहने लगा, तो अल्फा और स्ट्रीम्ड, अल्फा और स्ट्रीम्ड। 14 पे आ जाए। स्लंग, शुरू के ही सेंटेंसेस में है, लटका हुआ। इसकी भी मैंने तफसील बताई थी कि दोनों तरफ से पट्टियां हों, स्ट्रैप हो या रस्सी हो, इस तरह से लटकाने को स्लिंगिंग कहते हैं। तो यहाँ चार्ली और हैंगिंग। 15 टग, टग का माना झटका देना, खींचना है, यानी पुश नहीं करना, पुल करना है, अपनी तरफ खींचने को टग कहते हैं। तो यहाँ बीटा और पुल हो गया। तो ये आपका टेस्ट नंबर 13 चेक हो गया। अब हमने लेसन नंबर 4 की बुक वाली एक्सरसाइज करनी है, और उसमें से हम 2 हिस्से किया करते हैं, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ठीक फिर स्टूडेंट्स, खोल लें आप किताब। बुक पे एक्सरसाइज है लेसन नंबर 4 की, पेज 29 पे। तो नंबर 1 पे चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द वुमन कैरिंग? औरत तो उठाए हुए क्या थी? अ लार्ज पर्स, डेल्टा, अ लार्ज पर्स। फ्रॉम वेयर वॉज शी कमिंग? वो कहाँ से आ रही थी? अब देखें ज़रा, इसका अल्फ़ा भी आंसर दुरुस्त होगा और बीटा भी करेक्ट होगा, लेकिन आप जो ज़्यादा प्रिसाइज है, एग्जैक्ट है, उसको आप टेक करेंगे, और वो है बीटा और ब्यूटी शॉप, बीटा और ब्यूटी शॉप। 3 पे व्हाट हैड हैपन टू हर? उसको हुआ क्या था, उसके साथ क्या बीती थी? हैपन, इत्तफाक से होना, वाक़या पेश आना। क्या हुआ था? डेल्टा, अ बॉय ट्राइड टू स्नैच हर पर्स,
एक लड़के ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की थी। 5 नहीं 4 अभी 4। द बॉय वॉश्ड हिज फेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ। बच्चों ये हमारी बुक्स में कुछ प्रिंट की गलतियां हैं, डायरेक्शन के साथ ऑन नहीं आता। उर्दू में तो आप शायद कह लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन द डायरेक्शन होता है। ताहम आपका असल जो मसला है यहाँ वो इस प्रेपोजिशन को सही करना नहीं, आगे ऑप्शन देखने हैं। तो किस सिमत में मुंह करके बच्चा अपना मुंह धो रहा था? तो इन द डायरेक्शन ऑफ द वुमेन, चार्ली और सी। 5 पे आ जाएं। द बॉय वॉज इन हिज टीन्स, यहाँ उम्र का जिक्र है। अब देखें यहाँ भी ए और सी, अगर ड्रेस को देखा जाए तो चार्ली भी दुरुस्त है क्योंकि उसने ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, लेकिन ज़्यादा जो कन्विंसिंग है वो यही लगता है कि अल्फ़ा उम्र का जिक्र हो रहा है और उम्र के बारे में हमें पूछा जा रहा था। ही वॉज इन हिज टीन्स। टीन्स का तो आप लोगों को पता है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जिनके एंड पे टीन आता है, इस उम्र को आप टीन्स कह लेते हैं। एडोलेसेंस भी कह लेते हैं, ADOLESCENC, एडोलेसेंस। तो आगे हैं जी बच्चों 6 पे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमेन, औरत का नाम क्या था? ये हम पहले मेरे वाले ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं। लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, डेल्टा हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 7 पे। द बॉय वॉज ड्रैग्ड इन टू अ, कहाँ की सीट के ले जाया गया था उसे? बीटा, किचनेट फर्निश्ड रूम, ऐसा कमरा जो इन द रियर ऑफ द हाउस था। रियर पिछले हिस्से पे, वो बहुत बड़ा घर है, उसके पिछले हिस्से में इस खातून ने एक किराए पे कमरा ले रखा है, बहुत बड़ा कमरा है और उसके अंदर ही किचनेट बना हुआ है। तो ये बीटा हो गया। 7 हो चुका। 8 पे आ जाए। What did she suggest to the boy to look presentable? उसने क्या तजवीज़ दी थी कि ये करो ताकि ज़रा तुम्हारी शक्ल सही निकल आए, पेश करने के काबिल हो सको। देखो उसने मुंह भी धुलवाया है, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली है कि he should do this and that because of which he would look presentable, तो वो क्या था? मुंह धोना नहीं था, वो था to comb his hair। उसने कहा था कि जाके अपने बालों को कंघी करो, इससे ज़रा शक्ल अच्छी निकल आएगी। तो ये डेल्टा हुआ। 9 पे आ जाए। द वुमेन कुक्ड द फूड एंड आस्क्ड द बॉय, औरत ने खाना तैयार किया, पकाया और लड़के से कहा। आस्क का मना पूछना नहीं, इनडायरेक्ट में जब इस तरह से आ जाए तो कहना होता है। तो आस्क्ड द बॉय टू ईट, डेल्टा। नंबर 10 पे। व्हाट डिड द बॉय वांट टू से टू द वुमेन, लड़का औरत से क्या कहना चाहता था? तो इसका क्या आंसर होगा? ही wanted to say something other than thank you मैम। ये डेल्टा है इसका आंसर, other than thank you मैम। ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब आ जाएं शार्ट क्वेश्चंस पर। वो भी 10 शार्ट क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे। जैसा कि अक्सर औकात होता है कि एक सवाल का जवाब दूसरे में भी दर आया करता है, तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए, उसको किस तरह आप एक्सप्लॉइट करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, यही आपका कमाल होगा। कुछ सवालों का जवाब इंतहाई मुख्तसर बनेगा, लेकिन आप वो तो लिखें, साथ एक आध लाइन जायद भी लिख दें, ताकि 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर तो पूरे मिल सकें। अगर वो एक सेंटेंस ही बनता है, मसलन देखें ना, पहला जो क्वेश्चन है, आप नीचे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पे, पेज 30, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका आंसर बहुत ही मुख्तसर बनता है, एक तरह का ऑब्जेक्टिव है और हम ऑब्जेक्टिव में कर भी आए हैं, लेकिन आप थोड़ी सी डिटेल में जा सकते हैं। यस बॉयज एंड माय डियर डॉटर्स, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमेन? वक्त क्या था? तो ब्रीफ आंसर तो यही है कि इट वाज 11 PM। इट वाज 11 at night when the boy tried to snatch the purse of the woman. She was coming from her hotel beauty shop and she was all alone, and the boy wished to take advantage of the situation, but he failed. Question number 2. What happened to the boy when he tried to snatch the purse?
लड़के के साथ क्या हुआ था, सोचे ना ज़रा क्या हुआ था। उसने झटका दिया, पहले ही झटके से वो स्ट्रैप टूट गया, उसका बैलेंस और पर्स का वज़न, दोनों का वज़न मिलकर ये अनबैलेंस हो गया और वो गिर गया। तो आंसर क्या होगा कि द वुमेन वॉज कमिंग ऑल अलोन व्हेन द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स, ही गेव द पर्स अ टग, its strap broke, the boy lost his balance because of the weight of the purse and the weight of the boy. So he fell on his back on the sidewalk and his legs flew up. ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमेन। औरत का रद्द अमल क्या था। पता ही आपको, मुड़ी और उसने वो किकें लगाई थी इन हिज ब्लू जीन सिटर पर। द वुमेन वाज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, शी सिंपली टर्न्ड अराउंड एंड किक्ड द बॉय राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन सिटर, देन शी पिक्ड हिम अप बाय द फ्रंट ऑफ हिज शर्ट and shook him until his teeth chattered. After that, she pulled him behind her and took her to her own home. Next question, what was the conduct of the people when they saw the incident? जब लोगों ने ये वाक़या देखा तो उनका तर्ज अमल क्या था। तो पता है, कुछ आगे बढ़ गए, कुछ चल के देखने लगे। Some people came there on the scene. 2 or 3 people passed that way. They stopped and turned to look at the lady and the boy. The scene was quite unusual for them. Some of them stood watching there. Next question, how did the boy look physically? लड़का जिस्मानी तौर पर कैसे दिखाई देता था। तो आपको पता है कि वो कमज़ोर सा था, दुबला पतला था। इसमें आप उसकी ड्रेस का जिक्र भी थोड़ा सा कर सकते हैं कि द बॉय वाज क्वाइट वीक, विलो आइड, फ्रेल, हिज एज वाज बिटवीन 14 to 15 years. He was wearing tennis shoes and blue jeans. Next question, what was the condition of the boy when the women gave him a few jerks? जब औरत ने उसको चंद झटके दिए तो लड़के की हालत क्या थी। तो आंसर क्वेश्चन से कुछ लफ्ज़ ले लें कि when the women gave the boy a few jerks, he was terribly upset. He was afraid also. He became helpless. He also tried to run away later on, but he was totally powerless. He was now entirely at the mercy of the woman. That is why he requested her to set him free. Next question, why did the woman ask the boy to wash his face? औरत ने लड़के से चेहरा धोने को क्यों कहा था। यहाँ एक तो ऑब्वियस आंसर है कि चेहरा गंदा था, लेकिन शायद आप ज़रा इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन, इफ़ यू गो अ बिट डीप, you will see that this is not the sufficient answer. Actually, she wanted to show her kindness also towards the boy so that he maybe become a bit free with her. So that is how she wanted to build confidence in herself. तो आंसर सिर्फ ये नहीं कि मुंह गंदा था, बल्कि मोहब्बत, काइंडनेस का इजहार करना, अफेक्शन का इजहार करना भी ज़रूरी था ताकि वो ज़रा खुल जाए। तो उसका क्यों कहा, द बॉयज फेस वॉज डर्टी, सो द वुमेन आस्क्ड हिम टू वॉश इट सो दैट ही माइट लुक अ बिट बेटर। एंड द सेकेंड, and to me the major reason is that she also wanted to show her affection and love towards the boy. Next question, students, why did the boy not run from the house of the woman? लड़का औरत के घर से अब भागा क्यों नहीं? क्या आंसर होगा इसका कि अब औरत ने चंद
काम उसके साथ ऐसे किए, इस तरह का बर्ताव किया था कि वो भागने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उसका जी भी नहीं अब चाह रहा था। शुरू शुरू में तो दरवाज़ा खुला देखकर वो ज़रा कॉन्फ्लिक्ट में आया था, याद होगा कि ही लुक्ड एट द डोर, लुक्ड एट द वुमेन, लुक्ड एट द डोर एंड देन वेंट टू द सिंक। उस वक्त वो वेवरिंग था कि भागूं या ना भागूं, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि औरत तो इस कदर खुश अखलाकी का इजहार कर रही है और उसने उसका नाम पूछा, उसका मुंह धुलाया, मुंह धोने के लिए गर्म पानी का जिक्र किया, तौलिए का जिक्र किया, खाने का भी वो पेशकश कर रही है, तो अब वो एक तरह का एतमाद बिल्ड हो चुका है। अब वो भागना नहीं चाहता ना, उसके ट्रस्ट को, कॉन्फिडेंस को शेक नहीं करना चाहता, तो इसलिए वो अब उसके घर से नहीं भाग रहा। तो क्या होगा आंसर? द वुमेन हैड ट्रीटेड द बॉय विद लव एंड काइंडनेस, so he had now come to know that the lady was very generous, affectionate and loving. He was sure that she would not now take him to jail. So he had built up a confidence in the woman. He did not try to run away from the house of the woman because he didn't want to shake her confidence. Okay, students? Next question. Why did the woman not watch the boy while preparing the dish? खाना तैयार करते वक्त उस औरत ने उसकी निगरानी क्यों नहीं की? ये भी आपको पता है कि अब तक जो हुस्न सलूक वो कर चुकी थी, वो उसको पता था कि वो नहीं भागेगा और वो ये भी चाहती थी कि उसको खुला मौका दिया जाए, मजबूरन शरीफ ना बने, वो अपनी मर्ज़ी से चेंज हो। दरअसल शुरू में मैंने बताया था कि एक तरह की साइकोथेरापी है, नफ्सियाती इलाज हो रहा है कि जो मजबूरन डंडे के ज़ोर से बुराई छुड़वाई जाए तो वो बागियाना जहन को डेवलप करता है, लेकिन जब कोई खुद बदले, अपनी मर्ज़ी से बदले, वॉलंटरीली चेंज हो, मुतासर होकर, तो वो असल चेंज होती है। तो इसलिए अब उसने उसकी निगरानी नहीं की। तो द वुमेन डिड नॉट वॉच द बॉय because now she was certain that he would not try to run away. She wanted to show that she had full confidence in him and she trusted him fully. Number 10. What was the nature of the woman's job? औरत के काम की नौइयत क्या थी? तो बच्चों आपको पता है कि she worked in a hotel beauty shop that stayed late at night. Different types of women, almost all types of women came there, blondes, redheads and Spanish. She was a hairdresser and she worked there in the beauty parlor. Okay students, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। आपके जो 2 पेजेस रहते थे उसका टेस्ट भी आपको दिया जाता है जो आप कल हल करके लाएंगे। अब मैं आपको अगली कहानी की हल्की सी समरी बता देता हूँ ताकि हम कुछ पढ़ सकें। तो आप एफएससी के स्टूडेंट्स हो, आपको बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। अगरचे टीचर की मौजूदगी में जो डायरेक्ट लेक्चर होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, और ख़ासकर इंग्लिश में कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, ट्रांसलेशन है, कोशिश की जाती है कि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, लेकिन एब्सेंस में ये काम बोरिंग भी हो सकता है। तो अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग बोर्ड you must start taking interest in it. This is for your benefit and in your interest. So now listen to the next story, lesson number 5. तैयार हो जाएं, 1 मिनट का रेस्ट कर लें, बस फिर स्टोरी सुना के मैं बस करूँगा। ठीक, रेस्ट करें ज़रा। स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन नंबर 5, द पीस ऑफ स्ट्रिंग। माना है रस्सी का टुकड़ा। लिखने वाले हैं गाई डी मौपासां। मौपासां पढ़ना है, आखिर पे टी है, ये टी नहीं बोला जाता। फ्रेंच राइटर हैं और इनका ज़िंदगी का नज़रिया कहानी से आपको पता चलेगा
कि बाज़ औक़ात महज एक छोटा सा चांस आपकी ज़िंदगी का रुख बदल के रख देता है और अक्सर औक़ात नेगेटिव वे में बदलता है। तो ये भी सबक हमें मिलता है कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि नेक लोग, ईमानदार लोग कामयाब हों। बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात कहिए, नेक लोग यहाँ दुनिया से बड़ी कास्म पुरसी की ज़िंदगी यानी बुरे हालात में अपनी लाइफ गुजार के मरते हैं। अगर ये इसी में इंसाफ होना हो, पोइटिक जस्टिस होना हो, तो फिर बच्चों क़यामत किस लिए है? डे ऑफ जजमेंट असल में आखिर में है। असल हिसाब किताब वहाँ होना है, इनाम कराम वहाँ मिलना है। तो देखें, आपके अंबिया कराम, अहले बैत, मैं आपको जज्बाती नहीं करना चाह रहा, और बुज़ुर्ग अक्सर की ज़िंदगियाँ इतनी वर्ल्डी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कामयाब नहीं गुजरी। तो असल कामयाबी उखरवी कामयाबी है। कामयाबी किस को कहते हैं ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा। मोपासा का तो ऐसा कोई नज़रिया नहीं है, वो जदीद स्टोरी का बानी ज़रूर है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, ही प्रेजेंट्स थिंग्स एज दे आर, नॉट एज दे शुड बी। इन सोसाइटी most of the time it is the evil people that are successful. So the same lesson is given through this story as well. और एक बात और कि किसी पर कोई तोहमत इल्ज़ाम लगाने से पहले बहुत तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि मुमकिन है वो सही ना और उस शख्स की जिस पर आप कोई लेबल लगा रहे हैं उसकी ज़िंदगी ही जाती रही। इसीलिए देखें, आपके मज़हब में बहुत प्यारे प्यारे से अंदाज से कहा गया है कि गीबत, अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहना जो बेशक उसमें हो लेकिन अगर वो सुने तो बुरी लगे, ये गीबत है। और ये आपके मज़हब में अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है, और अगर वो खामी ना हो तो फिर तो वो बहतान है, सिलेंडर है, और इस पर तो कोड़े लगते हैं, हद लाज़िम आ जाती है। और वैसे भी आपने सुना होगा कि हदीस पाक है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बातें आगे करता फिरे। तो हमें ज़बान पर बहुत कंट्रोल चाहिए, किसी के बारे में कमेंट्री नहीं देना चाहिए, जज नहीं बनना चाहिए, और किसी भी बात को आगे करने से पहले बहुत अच्छी तरह तहकीक कर लेनी चाहिए। मैं कहानी की तरफ आता हूँ। तो मुख्तसर सा खुलासा इसका ये है कि खेती बाड़ी करने वाले लोग किसी मंडी वाले दिन, जैसे वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली मंडी लगती है, तो उसको मार्केट डे कहते हैं। फ्रांसीसी कहानी है ये। तो वो अपना कारोबार करके बहुत कामयाबी के साथ खरीदो फरोख्त की, और एक शानदार खाने के लिए एक बड़े सारे हाल में बैठते हैं, सारे खाना खा रहे हैं। तो उस वक़्त वो ढंढोरा पीटने का रवाज होता था। जब कोई अनाउंसमेंट करना होती, ऐलान करना होता, तो ढोल बजा के किया जाता था। तो यूँ ही ढोल बजने लगा उस अहाते में जहाँ ये लोग बैठे हुए थे, तो लोग मुतवज्जो हुए। तो उस फिर ढंढोरची ने, वो जो ड्रम बीटर था, उसने ऐलान किया कि यहाँ के लोगों को, हर ख़ासो आम को मतला किया जाता है कि आज सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान एक पर्स गुम हो गया है, पॉकेट बुक गुम हो गई है, जिसके अंदर 500 शिलिंग थे और कोई ज़रूरी कागजात थे। ये शख्स को मिले वो मिस्टर जेम्स को दे दें, उसके हवाले कर दें, और ढूंढने वाले को, वापस करने वाले को 20 शिलिंग इनाम दिया जाएगा। इसके बाद ये तो ऐलान हो गया, लेकिन थोड़ी देर में जो पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर था ना, चीफ ऑफ पुलिस ऑफिसर, वो वहाँ आया और कहने लगा, अब ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर अब आ रहा है कहानी में, इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ हैं? अब मिस्टर ह्यूबर्ट ही वो मेन कैरेक्टर है कहानी का, जिसके गिर्द ये स्टोरी चलती है। वो इंतहाई ईमानदार, सादा, सच्चा, खरा इंसान था, बूढ़ा शख्स था। वो कहने लगा, मैं हूँ, इधर हूँ। तो वो चीफ ऑफ पुलिस ऑफिसर कहता है कि आप मेरे साथ खाने के बाद आएंगे, सदर बल्दिया, नाज़िम जो होता है, मेयर, MAYOR, वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो चला गया उसके साथ। सदर बल्दिया के पास गए तो सदर बल्दिया आगे से कहता है कि मिस्टर ह्यूबर्ट, आज आपको
वो पर्स उठाते देखा गया है जो गुम हुआ है। तो कहने लगा मैं कैसे? वो कसमें खाने लगता है कि बाई माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मुझे कसम है अपनी इज्जत की, मैंने तो इसके बारे में सुना नहीं। तो आगे से कहता है बट यू आर सीन, आपको देखा गया है। वो पूछता है किसने देखा है? तो बताता है मिस्टर मनाना ने देखा है। तो वो घोड़ों का साइज है, घोड़ों को सीधा करने वाला है, तो उसने आपको पर्स उठाते हुए देखा। अब इसको याद आया, असल में ये जो मिस्टर ह्यूबर्ट है ईमानदार है, लेकिन जैसे आपके नहीं पुराने बचत करने वाले लोग छोटी छोटी चीज़ों को, धागा, रस्सा, डोरी, इन चीज़ों को संभाल के रखते हैं। तो हुआ क्या था कि मिस्टर ह्यूबर्ट जब जा रहा था तो उसने सड़क पर कोई रस्सी पड़ी हुई देखी, तो इसने इस ख्याल से उठा ली कि चलो कोई बांध लेंगे कोई चीज़। तो वो उठाई, अब दूर से मिस्टर मनाना ने देख लिया था। अब ये कोइंसिडेंस देखे कि उसी वक्त शायद पर्स गुम हुआ था, तो इसने वो रस्सी उठाई थी। ये अब मिस्टर ह्यूबर्ट उसको कहता है मेयर साहब को कि मैंने तो ये रस्सी उठाई थी, लेकिन वो आगे सर हिला देता है नफ़ी में, कहता है नहीं कि मिस्टर मनाना बड़ा ईमानदार शख्स है, तुम ये नहीं कह सकते कि वो रस्सी को पर्स समझ लेगा, तो वो झूठा नहीं हो सकता। बहरहाल वो उसको भेज देता है कि आपकी ज़रूरत पड़ी तो दोबारा आपको बुलाया जाएगा। अब ये बेचारा ईमानदार नेक सीरत शख्स था, ये कस्में खाता रहा, लोगों को बताता रहा कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं, जेब में पलटा पलटा, पूरे गांव में रास्ते में जो जो भी मिलता उनको बताता, लेकिन लोग बात ही ना करते। अब स्टूडेंट्स आपको भी पता होगा कि बुराई की इशाअत करने में बड़ा मज़ा आता है। अब अगर आप देखेंगे जी, आप कहेंगे जी फ़लाँ प्रोफेसर लतीफ़ तहज्जुद पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहा था, ये इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, ये क्या बात हुई। लेकिन कोई इल्ज़ाम लगाएं, वो अच्छा बड़ा नेक बना फिर। तो इस तरह से दूसरे की इज़्ज़त ख़राब करने में ना अक्सरियत को बहुत मज़ा आता है। और आपने वो भी ज़रबुल मिसल सी एक सुन रखी होगी कि इफ़ वेल्थ इज़ लास्ट नथिंग इज़ लास्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लास्ट समथिंग इज़ लास्ट, बट इफ़ कैरेक्टर इज़ लास्ट ऑल इज़ लास्ट। तो अगर आपका गुड नेम और गुड रिप्यूट अगर एक बार दागदार हो जाए तो उसको बहाल करना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। ये बड़ी देर लगती है इसको तस्हीह करने में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला वाक़या मैं आपका ऐसे मजहबी तज़किरा करने लग गया हूँ। आपने सूरह नूर में पढ़ा हुआ कि बड़ी देर लगी थी और फिर वही आई थी जिससे तस्दीक हुई थी कि ये नेक पाक ख़ातून हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को अपनी अमान में, हिफ्ज़ व अमान में रखे और बुरी शोहरत से बचाए। अब ये शख्स ईमानदार है, वो कस्में खाता लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि अगले रोज़ एक जॉर्ज नामी एक शख्स ने वो पर्स भी, उसके सारे कंटेंट्स जो जो चीज़ें थीं वो भी दे दी वापस आके, और ये खुश भी हुआ। उसने ये कहा कि मुझे मिल तो उसी वक्त गई थी, लेकिन मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए मैंने नाम नहीं पढ़ा और अपने एम्प्लॉयर को, जहाँ वो मुलाजमत करता था, मैंने उसको पर्स दे दिया था। तो थोड़ा गैप आ गया, इस गैप में इसकी शोहरत सारी, उसका सत्यानाश हो चुका था। लेकिन अब ह्यूबर्ट अब खुश तो है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानने को तैयार। वो अब भी ये समझते हैं, मज़ा ले, चस्का ले रहे हैं, अब भी ये समझते हैं कि ये सब कुछ जॉर्ज से इसने किया करवाया है कि तुम अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लो। पर इतनी लोगों ने बातें की कि इसने अपने दिल को लगा लिया और बड़ी जल्दी बीमार पड़ गया, बिस्तर पर जा लगा और महीने के एंड तक वो साहब फराश हो चुका था, यानी वो डेथ बेड पे जा चुका था। अगले महीने के पहले हफ्ते में ही वो फौत हो गया। लेकिन उस वक्त मरते मरते भी वो दोहरा रहा था, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, बाई माई वर्ड ऑफ ऑनर आई डिडंट लाई, मुझे कसम है इज़्ज़त की, मैंने झूठ नहीं बोला, और वो मर गया। कहानी तो स्टूडेंट्स इतनी है, लेकिन हमारे इस एडिशन में पाकिस्तान में थोड़ा सा और इजाफा कर दिया गया है, उसको एक रिलीजियस और मॉरल टच दे दिया गया है। कि हुआ क्या कि बाद में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सैलाब आया जो उस बस्ती को, उस गांव को और उसकी तमाम मिल्कियतों को बहा के ले गया,
लेकिन ह्यूबर्ट की कब्र वहाँ खड़ी रही और सैलाब उसका कुछ ना बिगाड़ सका। उसके कब्र वाले कतबे पर, वो जिस पे नाम शाम लिखा था, टूम स्टोन, उस पर ये अल्फाज लिख दिए गए थे कि हियर लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ। यहाँ एक ऐसा शख्स दफन है जो सच के अलावा कुछ नहीं कहता था। हियर लाइज द मैन हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस। यहाँ इस कब्र में ऐसा शख्स दफन है जो अपनी बेगुनाही साबित ना कर सका, बट द फ्लड प्रूव्ड इट। लेकिन सैलाब ने उसकी बेगुनाही साबित कर दी। बस कहानी इतनी है, इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू और खुदा हाफिज़ बच्चों।